हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम जो हमारा है प्रीवियस ईयर 2022 का हम पेपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये हमारी सीरीज का 2016 से लेके 22वां मतलब 7वां ये वीडियो रहने वाला है कंटिन्यू। अगर आप इसको कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम 2025 तक के लिए ये जो सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं। तो ये 2022 का पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक तो मैं फिर से बता दूं कि अभी तक हमने इन सारे पेपर डिस्कशन से सीखा क्या है। हमने सीखा एक तो थीम समय पता चली है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं बहुत सारे, और टॉपिक से स्पेसिफिक पता चला है किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा। और क्वेश्चन के रिपीटेशन की तो बात क्या ही बताएं कि कई क्वेश्चन तो ऐसे है ना जो विद प्रूफ हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट डायरेक्ट स्टेटमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन तक रिपीट हो रहे हैं, और स्टेटमेंट वगैरह एक एक की पॉइंट वो ऐसे करके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। और मैं आपको हर बार बताता हूँ ये जोड़ देके कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कौन सी नई थीम इस साल ऐड हुई है। तो इस साल में हम ऐसे ही डिस्कशन करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो पेपर है ना उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो था इस सीरीज का 2022 का वो क्वांट से स्टार्ट है। और क्वांट के बारे में अगर आप रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि रीजनिंग और क्वांट के लिए हमें अलग से सीरीज लेकर आनी है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो स्पेसिफिक जो रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चन है ना इनके लिए, तो यहाँ का मैं केवल आपको क्वेश्चंस दिखा के आंसर आंसर बताऊंगा ताकि आप खुद से प्रैक्टिस कर सको। इसके अलावा अलग से जब हम सीरीज लाएंगे कुछ दिन बाद में, जब 25 तक का कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में ये जो मैथ और रीजनिंग के लिए स्पेशल सीरीज है इसमें इनको अलग से डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ इनके आंसर बता देता हूँ, जैसे कि हम सभी वीडियो में करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो स्टार्टिंग में ही आ गए थे इस सीरीज में। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका, आप सोल्यूशन करोगे तो आपका बी आंसर आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आना चाहिए? सी आंसर आना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन का आपका आंसर आना चाहिए। ये सभी आंसर मैं आपको ऑफिशियल जो आंसर किए है ना जो UPSC के द्वारा जारी की गई है उसके द्वारा मैच करके बता रहा हूँ। मतलब तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका डी आना चाहिए अगर आप सॉल्यूशन करते हो। तो चौथे क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो आना चाहिए, बी आंसर आना चाहिए। पांचवें क्वेश्चन का भी बी आंसर आना चाहिए। और छठा क्वेश्चन की बात करें, यहाँ से साइंस स्टार्ट हो जाती है। ज्योग्राफी से पहला क्वेश्चन है द्रोणी जिसको ट्रफ बोलते हो, कटक रिज क्या है, मतलब इनका मीन क्या है, इन ऑप्शंस में बताना है। द्रोणी क्या होता है? तो जो द्रोणी होता है ना निम्न दाब का एक विस्तारित एक बड़ा क्षेत्र होता है, एक बहुत विस्तारित जिसमें दाब बहुत कम होता है। दीर्घित क्षेत्र मतलब विस्तारित क्षेत्र होता है। जबकि जो कटक होता है, रिज जो होता है जिसको रिज बोलते हैं कटक, तो क्या होता है इसमें हाई प्रेशर का उच्च एक बड़ा विशाल क्षेत्र जिसमें प्रेशर क्या होता है, दाब बहुत ज्यादा होता है, तो इसको कटक बोलते हैं। तो द्रोणी और कटक के बारे में ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा और इसका आंसर भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वन की वह सीमा, वह परिसीमा इससे कौन सा है जिस पर ऊर्जा विनिमय होता है। तो कुछ जो आत्पन है इंसोलेशन का सीधे अंतरिक्ष में प्रतिगमन हो जाता है। मतलब वनों की वह परिसीमा बतानी है जिससे क्या होता है जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा का विनिमय होता है। वनों का ऊर्जा का विनिमय किसके माध्यम से होता है? जो वितान जिसको वन वितान बोलते हैं, फॉरेस्ट जो कैनोपी होती है ना उसके माध्यम से होता है। क्या जो इंसोलेशन होता है क्योंकि जो भी ऊर्जा आ रही होती है ना उसका विनिमय होता है सीधे अंतरिक्ष के साथ सीधे आएगा। और वन कैनोपी जो फॉरेस्ट कैनोपी है इसको वन वितान बोलते हैं। इससे कुछ जो एनर्जी है उसका आपतन हो जाएगा वापसी अंतरिक्ष में, मतलब अंतरिक्ष में वापसी वैसे की वैसे चली जाएगी। तो कहाँ से आती है? वन वितान, इसको फॉरेस्ट कैनोपी बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो वे जीव क्या कहलाते हैं जो उच्च लवण सांद्रता आवास में रहना पसंद करते हैं। तो हमें वो बताने हैं कि वे जीव जो बहुत ही ज्यादा लवणता में और हाई जो सांद्रता है उसमें रहना पसंद करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं हेलोफाइन। हेलो जो वर्ड आता है ना लवणता से ही रिलेटेड होता है। हेलो जहाँ पे आएगा लवणता की बात करें तो आपको हेलो वर्ड ढूंढना है, हेलो मिलता है आपका आंसर आ जाएगा। तो हेलोफाइल जो वर्ड है जो जीव है वो क्या करते हैं उच्च लवण सांद्रता में रहना क्या करते हैं पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन तंत्र जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इनमें 3 है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हमें बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा नहीं। तो MS विंडोज है ना जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS विंडोज, लिनक्स भी और उबंटू, ये तीनों क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि जो MS एक्सेल है ना, MS एक्सेल क्या है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो डी आंसर हो जाएगा इसमें। ये अभी यहाँ से देखो कंप्यूटर का क्वेश्चन अभी तक हम 2016 से 25 पे आ गए हैं। कभी मुश्किल से ही कोई एक क्वेश्चन मिला होगा कंप्यूटर नहीं में, तो नहीं मिला। इस साल है ना कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ रखा है। देखो 2022 में कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित संदेश चारों प्रोटोकॉलों में से कौन सा
टीसीपी या आईपी मॉडल का अनुप्रयोग स्तर नहीं है। जो आईपी मॉडल होता है ना, उसको टीसीपी मॉडल भी बोलते हैं, संदेश भेजने के लिए। तो उनके अनुप्रयोग स्तर में मतलब किन किन इनमें से किन किन का मतलब किन का यूज किया जाता है, किन का यूज नहीं किया जाता। तीन का यूज किया जाता है, एक उस मॉडल का अनुप्रयोग नहीं है, वो बताना है। तो वो जो आईपी है ना, आईपी जो है, इसके अलावा एफटीपी, एफटीपी का अनुप्रयोग, एफटीपी भी इसका अनुप्रयोग है, एचटीटीपी भी है, और जो डीएनएस है, जिसको डीएनएस है, वो भी नहीं, वो भी इसका क्या है, अनुप्रयोग है। किसका? जो आईपी मॉडल है उसका एक अनुप्रयोग है। लेकिन जो आईपी है ना, खुद आईपी, वो संदेश चार प्रोटोकॉल का एक अनुप्रयोग नहीं है। तो इसका डी आंसर होगा। 11वें क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से वह कौन सा अर्धचालक डिवाइस है जिसका प्रयोग मूल संकेत की आकृति या शेप को बनाए रखते हुए आगामी संकेतों, या जिसको बोलते हैं इनकमिंग सिग्नल्स जो आ रहे होते हैं, की शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। इनकमिंग सिग्नल्स की शक्ति बढ़ाने के लिए जिस अर्धचालक डिवाइस का यूज किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? ट्रांजिस्टर बोलते हैं, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है किसको? आगामी संकेतों की पावर बढ़ाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन क्रम से प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक में अनुवांशिक द्रव्य को सही निरूपित करता है? तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं है ना, तो उनमें जो द्रव्य पाया जाता है ना, अनुवांशिक जेनेटिक मटेरियल, उस वो किसके रूप में पाया जाता है? वो न्यूक्लियोइड के रूप में। और जो यूकैरियोटिक में पाया जाता है वो क्रोमेटिन के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? क्रोमेटिन के रूप में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तो लैन काय जो है लाइसोसोम पाचन एंजाइम से भरी कोशिका की थैलियां होती है। लैन काय या लाइसोसोम होता क्या है? पाचन एंजाइम से भरी हुई कोशिका क्या होती है? थैलियां होती हैं, जो कि इन पाचन एंजाइमों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है? मतलब ये जो लैन काय होते हैं, जो लाइसोसोम की पाचन एंजाइम से भरी हुई थैलियां होती है, इनका जो है संश्लेषण है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो संश्लेषण किया जाता है ना, वो किया जाता है रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिकाएं जो होती है ना, उनके द्वारा इनका क्या किया जाता है? पाचन एंजाइमों से भरी थैलियों का क्या किया जाता है? संश्लेषण किया जाता है। संश्लेषण किया जाता है किसके द्वारा? रुक्ष जो अंतर्द्रव्य जालिका होती है ना, उसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पादप के विभाज्योत्तक, जिसको बोलते हैं मेरिस्टेम भी बोलते हैं, तो मेरिस्टेम की कोशिकाओं का सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है। तो जो पादप में विभाज्य उत्तक है ना, उनको सबसे उनमें उसमें जो कोशिका है ना, उनका सर्वोत्तम रूप से जो निरूपण करता है वो करता है सघन कोशिका द्रव्य होता है एक प्रकार का ये, और पतली कोशिका भित्ति से बना हुआ वृत्त केंद्रक होता है इसमें, रसदानी का इसमें क्या होता है? अभाव होता है। किसकी बात हो रखी है? पादप का विभाज्य उत्तक का। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि जो पादप के विभाज्य उत्तक होगा ना, सघन कोशिका द्रव्य से बना पतली कोशिका भित्ति, जिसकी कोशिका भित्ति क्या होगी? पतली होगी, और केंद्रक क्या होगा? वृत्त केंद्रक होगा, बड़ा केंद्रक होगा, और रसदानी का इसमें क्या होगा? अभाव होगा। तो ये पादप के विभाज्य उत्तक के बारे में था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 15वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसमें चार कक्ष युक्त हृदय पाया जाता है? चार कक्ष युक्त जो हृदय पाया जाता है ना, वो नागराज, किंग कोबरा में भी नहीं, टर्टल में भी नहीं, गिरगिट में भी नहीं, जबकि मकर में पाया जाता है। मगरमच्छ जो है, क्रोकोडाइल, उसमें पाया जाता है चार कक्ष युक्त हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, 16वें क्वेश्चन की, तो फसल की किस्मों में वांछित गुणों को समाविष्ट करने की एक विधि संस्करण, जिसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इस प्रक्रिया के आनुवंशिक रूप से जो असमान पादप हैं उनके मध्य संकरण, क्रॉसिंग कराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉसिंग संकरण की श्रेणी में नहीं आता? तो इनमें से तीन है जो किस में आते हैं? जो क्रॉसिंग आनुवंशिक जो क्रॉसिंग है ना, उस संकरण की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से? अंतराकिस्म और अंतरजातीय अंतराजीनी जो है ना, ये सभी जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, विधि संकरण, ये किस में आते हैं? ये जो संकरण क्रॉसिंग है ना, उसकी श्रेणी में आते हैं। जबकि जो आंतरजीनी होता है ना, आंतरजीनी जो संक्रमण होता है, वो इसमें नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो ब्रायोफाइलम में पूर्ण उपांत पर हाथों में उत्पन्न मुकुल, जिसको बड़ बोलते हैं, मृदा पर गिरते हैं और नए पादप विकसित होते हैं। जो बायोफ्राइट्स होते हैं ना, जैसे उनमें जो बायोफ्राइट्स में से जो मुकुलन हो जाता है, मुकुलन के उपरांत जो ये मुकुलन से बने हुए ये है ना, ये संरचना, ये जमीन पर गिर जाएंगी और नए पादप विकसित कर लेती है। ये तो इस प्रकार से जो जनन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? तो इस प्रकार के जो जनन होता है उसको कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। जो फाइलम के पूर्ण उपांत जो खांचे नीचे गिर जाएंगे और मुकुलन जो है वो जनन के माध्यम से दोबारा से नए पेड़ बना लेंगे, नए पादप बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो जो पोस्ट फ्लोएम उत्तक है ना, किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है? जो फ्लोएम उत्तक हो ना, वो किसका परिवहन करता है? जल का नहीं करता, ऑक्सीजन का नहीं, खनिजों का नहीं, वो खाद्य का करता है। खाद्य का फ्लोएम उत्तक के द्वारा परिवहन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 20वें क्वेश्चन की, वो कह रहा है दो वस्तुओं का एक्स और y का द्रव्यमान कैसे है? मतलब द्रव्यमान समान है, एक्स और y का मास समान है, दोनों
क्रम से यू और तीन जो यू की चाल से चल रहे हैं इनका वेग बता रखा है। वेग कितना दे रखा है, एक का यू दे रखा है, एक का क्या दे रखा है, 3 यू दे रखा है। उनकी गतिज ऊर्जा के एक्स और के वाई है। जो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, के बराबर 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। ये इनसे संबंध पूछ रहा है दोनों का। देखो एक्स के लिए क्या हो जाएगा, के एक्स निकाल लेंगे। के एक्स तो 1/2, वी की जगह क्या रख देंगे, यू रख देंगे, क्योंकि इसमें वेग क्या है, एक्स के लिए वेग यू है, तो ये आ जाएगा mv²। इसी तरीके से के वाई निकालेंगे। के वाई के लिए 1/2, एम की जगह द्रव्यमान समान है और वेग इसका 3u है, तो 3u का स्क्वायर करेंगे तो 9u²। अब आगे इसके आगे सॉल्यूशन करें तो देखो इसमें 9 बाहर ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा 1/2 mu²। बच गया। किसका माई के क्या कर रहे हैं, के वाई जब निकाल रहे थे, के एक्स तो ये आया गया था, के वाई में वेग की जगह 3u रखे, 3u का स्क्वायर करेंगे तो 9u² हो जाएगा। अब 9 बाहर ले लिया, अब ये ऐसे कैसे आ जाएगा, जबकि अब देखो यहाँ से देखो 1/2 mu² के बराबर क्या है, के एक्स, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, के एक्स रख देंगे, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1/2 mu² किसके बराबर है, के एक्स के बराबर। तो इन दोनों में रिलेशन क्या आ जाएगा, के वाई बराबर 9 के एक्स। तो अगर इस प्रकार का कोई ऑप्शन है तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, वो ऑप्शन है ऑप्शन सी, 9 के एक्स बराबर के वाई। तो ये इनकी गतिज ऊर्जा में रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दाब की मात्रक नहीं है। कौन सा ही दाब का मात्रक नहीं है, पास्कल दाब का मात्रक है, तो ये आंसर नहीं होगा। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये भी दाब का मात्रक है, और जे जूल प्रति मीटर स्क्वायर और बार बार भी दाब का मात्रक है, जबकि जूल प्रति मीटर स्क्वायर जो है ना वो पृष्ठ तनाव का क्या है, मात्रक है, तो ये दाब का मात्रक नहीं है। आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत पहुंच रखा है। नई वाली पैटर्न तो हर साल क्वेश्चन में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उत्तल लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। उत्तल लेंस बनाने के लिए हम किस चीज का प्रयोग नहीं करते, एल्यूमिनियम का हम प्रयोग नहीं कर सकते उत्तल लेंस बनाने के लिए। कांच का कर सकते हैं, नीलम का और जल का, तीनों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम का उपयोग हम नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें 23वें क्वेश्चन की, तो नीले आकाश के रंग के लिए कौन सा प्रकाशीय घटना उत्तरदायी होती है। प्रकाश में जब जैसे जैसे जलवाष्प होता है उस पर जैसे ही प्रकाश की किरणें पड़ेंगी और वे फैल जाएंगी, उनका क्या हो जाएगा, जो विकिरण हो जाएगा वे फैल जाएंगे। इस तरीके से सारी बूंदों के ऊपर जब जैसे प्रकाश की किरणें पड़ेंगी वो फैलेंगी। इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिकिरणन की घटना। और यही प्रकाश में जो आकाश का नीला रंग फैलने के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार कारक भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 24वें क्वेश्चन की, तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले वैद्युत यंत्र या डिवाइस को क्या कहते हैं। वैद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा है ना, उसको किस में चेंज करना है, उसको चेंज, यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करना है, विद्युत ऊर्जा। और इसको चेंज करने वाले डिवाइस को क्या बोलते हैं, जनरेटर जो होता है ना, तो यही तो करता है। जनरेटर क्या करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है ना, उसको किसमें, इलेक्ट्रिक करंट में चेंज कर देता है। जो जनरेटर होता है, इसको जनित्र भी बोलते हैं, वो करता है यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी का परिमाप क्या है, 2 मीटर। तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, तो लेंस की क्षमता जो हो जाएगी वो जाएगी 0.5 डायरेक्टर हो जाएगी। तो लेंस की क्षमता का नापने का सूत्र क्या होता है, लेंस की क्षमता मापने का सूत्र होता है, वो होता है, यदि लेंस की क्षमता को हम क्या मान ले, P, तो इसका सूत्र होता है 1/f। और यहाँ पे f क्या दे रखा है, 2 मीटर, तो 1/2 क्या हो जाएगा, 0.5 डायरेक्टर हो जाएगा। और जो कि अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 0.5 डायरेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लघु पतन के दौरान विद्युत परिपथ में धारा, जो लघु पतन होता है, लघु पतन जब छोटे परिपथ के लिए विद्युत में जो धारा होती है ना, वो होती है एक शून्य तो नहीं, शून्य हो जाती है, समान रहती है, फिर तेजी से बढ़ जाती है या फिर तेजी से घट जाती है। तो लघु पतन के दौरान जो विद्युत परिपथ में जो धारा होती है वो तेजी से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो शॉर्ट परिपथ है, उसमें जो धारा होगी वो तेजी से बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 27वें क्वेश्चन की, तो यदि किसी गतिमान वस्तु को संरेख संवेग या रैखिक संवेग 2 गुना परिवर्तित हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा के गुणक, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुणक में बदलेगी। तो यदि किसी गतिमान वस्तु की जो रेखीय संवेग है ना, वो यदि 2 गुना चेंज हो जाता है, तो जो है उसकी जो गतिज ऊर्जा है ना, वो 4 गुना, जस्ट दुगनी, मतलब दुगनी, 2 गुना तो चेंज हो रही है, उसका भी दुगुना हो जाएगी गतिज ऊर्जा, उसका भी दुगुना हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 28वें क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल एवं क्षारक दोनों से अभिक्रिया करता है। एक ऑक्साइड इनमें से एक छांटा ऐसा है चारों में से जो किसी एसिड से भी और क्षार है उससे भी, बेस से भी क्या करता है, अभिक्रिया कर सकता है। तो वो कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड है ना, वो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब खाने का सोडा मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से
किसके कारण ब्रेड नरम और मुलायम या फिर स्पंजी हो जाती है? तो जिसके कारण जो CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके कारण ब्रेड नरम होती है, मुलायम एवं स्पंजी हो जाती है। अब फिर से क्वांट का क्वेश्चन आ गया, 30वां क्वेश्चन। तो मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर आना चाहिए आपका, सॉल्यूशन तब पड़ेगा। 31वां जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर क्या आना चाहिए आपका? डी आंसर आना चाहिए 31वें क्वेश्चन में 186। 39वें क्वेश्चन की अगर हम 32 की अगर हम बात करें, 32वें क्वेश्चन की, तो उसका आंसर आना चाहिए सी। 33वें क्वेश्चन का आंसर भी आना चाहिए डी। 34वें क्वेश्चन का आंसर भी डी। 35वां जो क्वेश्चन है, सुहागा बोरेक्स किससे तैयार किया जाता है? तो बोरेक्स है ना, जिसको सुहागा भी बोलते हैं, किससे तैयार किया जाता है? तो वो तैयार किया जाता है सोडियम जो कार्बोनेट है उससे तैयार किया जाता है सुहागा बोरेक्स। नेक्स्ट की बात करें, शिन बार किसका एक्स? तो अयस्क से 2024 वाले क्वेश्चन में भी हमने लोअर अयस्क के बारे में क्वेश्चन पूछा था, इस बार पूछा है कि जो सिन बार है वो किसका, जो अयस्क है, जो सिन बार है ना, तो पारा या मरकरी का जो है, उसको मरकरी बोलते हैं, पारा का, उसका अयस्क को बोलते हैं सिन बार अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 37वें क्वेश्चन की अगर बात करें, तो श्वेत जो स्वर्ण है जिसको व्हाइट गोल्ड कहते हैं, किस किस धातु का बना होता है? किस मिश्र धातु का बना? जो व्हाइट जो गोल्ड होता है ना, वो किस धातु से मिलकर बना होता है? तो व्हाइट गोल्ड उनको होता है, सोना तो है ही, उसके अलावा निकल और कैट जो पैलेडियम है ना, उनको भी सोने में मिला दिया जाए, निकल को और पैलेडियम को, तो बन जाता है जो व्हाइट गोल्ड है, स्वर्ण, जो श्वेत स्वर्ण है वो बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 38वें क्वेश्चन की, तो 38वें क्वेश्चन में एल्किन का हाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में किया जाता है? एल्किन जो है उसका हाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में किया जाता है? तो एल्किन का जो हाइड्रोजनीकरण वो निकिल की उपस्थिति में किया जाता है। जो उत्प्रेरक होता है ना, एल्किन का जब हाइड्रोजनीकरण हो रहा है, हाइड्रोजनीकरण जब हो रहा है इसका एल्किन का, तो जो उत्प्रेरक के रूप में काम करता है ना, वो निकिल होता है, निकिल की उपस्थिति में ये काम करता है एल्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो कैल्शियम जो ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर जो भुजा चूना होता है, जिसको स्लेट लाइम भी बोलते हैं, ये उत्पन्न करता है, यह किसका उदाहरण होता है? कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, इसकी जब जल से क्रिया कराते हैं CaO की, जब जल से क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है? वो बनता है कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, तो ये जिसे बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। तो ये जो अभिक्रिया होता है ना, किसका एग्जाम्पल है ये हमें बताना है। तो ये एग्जाम्पल है संयोजन का, क्योंकि इन दोनों का क्या हो रहा है, संयोजन के बाद में ये अभिक्रिया हो रही है, तो बन रहा है बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या कितनी है? हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या कितनी है? इस प्रकार इस क्वेश्चन को क्या है, यूपीएससी के द्वारा लीव कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41वें क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वांट का क्वेश्चन 48 आ जाएगा। 42nd जो क्वेश्चन है, 42वां जो क्वेश्चन है, उसका जो आंसर है वो आ जाएगा बी आंसर आ जाएगा। और 40 जो थर्ड है उसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी आ जाएगा। 44वें क्वेश्चन का आंसर ए आंसर आ जाएगा। और 45वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका आंसर भी आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। तो ये क्वांट के और जो साइंस है उनके क्वेश्चन थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले 46वें क्वेश्चन पे। तो कभी कभी विद्युत चुंबकीय वायु जिसको बोलते हैं उत्थापन प्रणाली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरलिफ्ट जो सिस्टम है के नाम से ज्ञात तो टेक्नोलॉजी होती है ना, उसकी चर्चा किसके संदर्भ में की जाती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरलिफ्ट जो सिस्टम है ना, तो उसका उस टेक्नोलॉजी की जब डिस्कशन होता है तो किस संदर्भ में होता है, ये हमें बताना है। तो इसका जो डिस्कशन होता है ना, वो होता है जो युद्धपोतों में वायुयान का उड़ान भरना, जिसको लीचिंग बोलते हैं ना, इसमें ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरलिफ्ट सिस्टम। युद्धपोतों में वायुयान का उड़ान भरना लीचिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद अगर बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉकेट इंजनों के लिए ठोस ईंधन के रूप में एल्यूमिनियम चूर्ण का उपयोग किया जाता है। रॉकेट इंजनों के लिए ठोस ईंधन के रूप में एल्यूमिनियम चूर्ण का उपयोग किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि द्रव ईंधन नोदित जो रॉकेट इंजन है उनकी तुलना में ठोस ईंधन जो है नोदित रॉकेट इंजनों में ईंधन की मात्रा दहन से उत्पन्न जो प्रणोदक होती है ना, उससे अधिक होती है। इनमें से हमें सही स्टेटमेंट बताने हैं कि सही कौन से हैं। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो केवल एक सही स्टेटमेंट वो सही है, बाकी दूसरा स्टेटमेंट क्या है गलत है। कि पहला सही क्यों है? क्योंकि रॉकेट इंजनों में जो ठोस ईंधन के रूप में एल्यूमिनियम चूर्ण का उपयोग किया जाता है, ठोस ईंधन इसमें HTTP यूज करते हैं, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड ब्यूटाडाइन। इसके अलावा जो द्रव्य प्रणोदित रॉकेट होते हैं ना, उनके इंजनों में ठोस ईंधन की नोदित इंजनों में ईंधन की मात्रा दहन से उत्पन्न प्रणोदक से अधिक होती है। गलत। जो तरल होता है ना, जिसको UDMH बोलते हैं, UDMH जो तरल ईंधन होता है ना, उसकी एनर्जी होती है ठोस है ना, उससे अधिक होती है। तो ये गलत, और जब अपोजिट लिख रखता है तो दूसरा गलत हो जाता है। ये देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि कौन सी क्रूज मिसाइल, इनमें से क्रूज मिसाइल कौन से वो बताने। क्रूज मिसाइल कौन से होते हैं जिनकी गति मतलब बैलिस्टिक क्या होती है, परवलयाकार होती है। वो एक बार ऊपर जाएगी फिर नीचे से वार करेंगे सीधे अपने टारगेट। जबकि
इनकी जो होती है क्रूज मिसाइल क्या होते हैं, इनकी गति को चेंज किया जा सकता है। ये पहाड़ी अगर वहाँ आ रही है तो उसके ऊपर से बहुत ही सतह के बिल्कुल पास से गुजर सकते हैं, तो इनको जो है ट्रैक करना भी इतना मुश्किल हो जाता है, मतलब आसान नहीं होता। तो हमें क्रूज मिसाइल हमारी इन तीनों ऑप्शनों में से कौन सी क्रूज मिसाइल है तो वो बताना हमें। तो जो इन तीनों में से क्रूज मिसाइल है वो केवल है ब्रह्मोस जो है भारत की, जो रशिया के सहयोग से भारत जो विकसित कर रहा है, वो केवल क्या है क्रूज मिसाइल है। जबकि जो अग्नि प्रथम है और धनुष है ये कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल उसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 49वें क्वेश्चन की, तो भारत की सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित हेलीकॉप्टर पर विचार कीजिए। चीता, चेतक और रुद्र उपयुक्त में से किसमें किनमें टैरेट गन या फिर रॉकेट सिस्टम जब वायु से वायु मिसाइल है जिनका उपयोग किया गया है, इन तीनों में से किन किन में? तो केवल जो है रुद्र रुद्र है ना, रुद्र जो हेलीकॉप्टर है उसमें इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 2026 के लिए, क्योंकि इस साल ना एक तो 2025 में क्या हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर, इसके अलावा इस साल तो कंप्लीट ही ईरान यूएसए के बीच में, इजराइल के बीच में, वहीं यूक्रेन और रशिया का तो चल ही रहा है। ये बहुत सारी चीजें, ये जो युद्ध वगैरह हैं ये उसमें रहे हैं, न्यूज में रहे हैं पूरे साल भर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन। तो ये केवल जो रुद्र है ना, चेता चेता को रुद्र, रुद्र में से केवल रुद्र जो है उसमें रॉकेट सिस्टम वायु से वायु जो है मिसाइल्स है उनका यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्नलिखित हाल ही में भारत में निम्नलिखित किस देश के तटीय रडार प्रणाली किस भारत ने, मतलब 2022 का करंट अफेयर से है कि भारत ने जो तटीय रडार प्रणाली है वो किस देश को दी है। तो चूंकि अभी के लिए जरूरी हो जाता है, थीम जरूरी हो जाती है कि 2025-26 में इस तरीके से कोई इनोवेशन भारत की तरफ से हुआ है, तो ये उस टाइम पे दिया था, किसको, मालदीव को दिया था भारत ने। अब आपने देखो नोटिस किया हो तो पिछले 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आए ना जो किससे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी डिफेंस से स्पेसिफिक है। तो इससे पहले जो आ रहे थे केवल साइंस से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। लेकिन 2022 से 2 नई चीजें मिली हैं, एक तो कंप्यूटर के क्वेश्चन मिले हैं, एक तो इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खासकर जो कि डिफेंस का ही पेपर है ना, तो इसमें अब स्पेशलिस्ट पूछा रखा है। इतनी ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे पहले, अब सीएपीएफ का पेपर है तो डिफेंस के क्वेश्चन आने थे, अब आ रहे हैं वो 2022 से ज्यादा मैक्सिमम स्टार्ट हुए। इसके अलावा सिस्टम निवेदिता में निम्नलिखित में से किस कलाकृति की प्रशंसा भारतीय कला की पहली महान कृति के रूप में की गई है। तो ये जो सिस्टर निवेदिता ने है ना भारतीय कला की पहली महान कृति के रूप में प्रशंसा की है, तो कौन सी कलाकृति थी जिसकी प्रशंसा की गई है? जो अमरेंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो भारत माता की जो मूर्ति बनाई गई है, जो प्रतिमा बनाई गई है ना, उसको भारतीय कला की पहली महान कृति के रूप में क्या किया गया है, सिस्टर निवेदिता के द्वारा सम्मानित किया गया था। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन को आप जोड़ सकते हो। इसके द्वारा ऑपरेशन संकल्प प्रारंभ किया गया और कार्यान्वित किया गया है। ऑपरेशन संकल्प, इन ऑपरेशनों के बारे में मैं 1 शॉर्ट वीडियो आपका लेकर आने वाला हूँ जल्दी ही। तो ऑपरेशन संकल्प की बात कर रहे हैं, कब चलाया गया था, तो ये किसके द्वारा चलाया गया? पहले तो भारतीय जो थल सेना है उसके द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जनजातीय कल्याण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही नहीं है? जनजातीय कल्याण के बारे में इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सा है जनजातियों के बारे में? तो पहला तो है व्यापक जनजातीय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य भूमि विकास क्रियाकलाप छप्पर युक्त घरों का सुधार करने में आधारित है। जो बेसिक स्ट्रक्चर का विकास करना तो रहेगा ही, क्योंकि कल्याण की बात कर रखा है। एससी जो है अनुसूचित, एसटी जो है अनुसूचित जनजाति है, ट्राइबल है, तथा अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम के अनुसार वनों में स्थित गांवों को सामुदायिक अधिकार दिए गए हैं। गांवों को सामुदायिक अधिकार दिए गए हैं किसके तहत में? जो अनुसूचित जनजाति अन्य परंपरागत वन निवासी, ये सही है, ये भी बिल्कुल सही है। विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य वन क्षेत्र उत्पादों को जनजातियों में समान रूप से वितरित करना नहीं, समान रूप से वितरित करना नहीं है, उनकी आवश्यकता के अनुसार, और एक निश्चित सीमाएं भी इन पर लगाई गई हैं। तो इसका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा ये। और हमारे को क्या चाहिए? आंसर भी हमें गलत ही चाहिए। गलत स्टेटमेंट कौन सा है? तो हमारा आंसर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही नहीं है? तो जो स्वर्ण जयंती ग्राम शहरी रोजगार योजना है ना, एक जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार जो योजना है, एक शहरी स्वरोजगार जो कार्यक्रम है, तो जो 1 स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। पहला जो स्टेटमेंट है स्वर्ण जयंती शहरी, तो शहर में स्वरोजगार के लिए जो स्कीम चलाई गई थी। दूसरा दे रखा है सूखा प्रभावित जो क्षेत्र है ना उनमें जो कार्यक्रम चलाया गया है, सूखा प्रभावित संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1970 के दशक में प्रारंभ किए गए थे। दोनों सही, 1970 है ना उसी के दशक में स्टार्ट किए गए थे। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की पुनर्संरचना करने के बाद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2021 में प्रारंभ की गई थी। तो इंटीग्रेटेड जो रूरल जो डेवलपमेंट कार्यक्रम है ना उसको इसमें दे रखा है कि उसको पुनर्संरचना के बाद, रिकंस्ट्रक्शन के बाद में
पूर्ण संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कब से 2001 से प्रारंभ किया गया था, तो ये गलत स्टेटमेंट है। 2001 से पहले से भी ये स्टार्ट किया जा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एक ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम है। गांव का ग्राम स्वरोजगार योजना देखो यहाँ से गांव के लिए है, और शहरी रोजगार योजना शहर के लिए है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। तो अभी इसमें जो है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी जो मनरेगा का नाम बदल के बीबी जी राम जी कर दिया गया है, 2 बार अपडेट किए गए, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो राक्षसी तंगड़ी युद्ध को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। जो राक्षसी तंगड़ी युद्ध आता ना, किस नाम से जाना जाता है? तालीकोट का युद्ध भी बोला जाता है इसको, तालीकोट का। तो ये युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और कब लड़ा गया था ये भी लिखना है आपको साथ में। अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों को निम्नलिखित में से किस लिपि में, तो जो अफगानिस्तान में जो शिलालेख मिले हैं ना अशोक के, उनके लिए लिपि पूछ रखा है कि वो किस लिपि में है। तो वे जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टीय, ग्रीक अरामाइक में से कौन सी में? ग्रीक अरामाइक लिपि में है। किसमें है? ग्रीक और अरामाइक लिपि कहाँ मिली है? अफगानिस्तान में मिली है। किसमें? अशोक के स्तंभों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 57वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित उपमहाद्वीपों में से ईसा पूर्व 200 से लेकर 300 ईस्वी, मतलब 500 साल हो गई कंप्लीट, 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के दौरान ढले हुए सिक्कों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत स्टेटमेंट बताना है। तो हिंद जो यवन है, इंडो ग्रीकों ने अपने सिक्कों पर द्विभाषी द्विलिपि दंत कथाओं की शुरुआत की थी, बिल्कुल सही है। जो ग्रीक है ना, उन्होंने सबसे पहले द्विभाषी द्विलिपि अंकन जो दंत कथाएं उनका किन पर? सिक्कों के ऊपर अंकन करना स्टार्ट किया था, सही है। कुषाणों ने सबसे बड़ी संख्या में निम्न मूल्य के सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के को ढलाई की थी। कुषाणों ने की थी सबसे बड़ी मात्रा में सोने के सिक्कों की, जहाँ तक कि तांबे के सिक्कों को ढलाई, ये भी सही है। सबसे बड़ा सोने का सिक्का डलवाया था वो गुप्त साम्राज्य के समुद्रगुप्त ने डलवाया था। इसके अलावा सातवाहनों ने चांदी, तांबे, शीशे जो है उसमें प्रोटीन के सिक्के जारी किए थे, बिल्कुल सही। प्रोटीन के सिक्के सातवाहनों ने जारी किए थे, शीशे के सिक्के। जबकि निगमा सिक्कों को अभी विद्यमान होना व्यापार गिल्डों की घटती प्रभाव को दर्शाता है। निगमा सिक्कों का अविद्यमान होना, वो ऐसी कोई बात नहीं थी कि व्यापार को घटते प्रभाव को निगमा सिक्के हैं वो विद्यमान होते दिखाए। 3 ऊपर की 3 स्टेटमेंट है ना, वो बिल्कुल सही है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलत ही पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 58वें क्वेश्चन की, तो नदी का नाम दे रखा है, उसका आधुनिक नाम क्या है ये दे रखा है। तो जो द्रसदूती है ना, उसका आधुनिक नाम जो है, अब इसको चोटांग बोलते हैं। चोटांग नदी अब क्या है? पहले द्रसदूती नदी थी, द्रसदूती चोटांग नदी। और जो अस्किनी जो है उसको क्या बोलते हैं? अस्किनी को बोलते हैं। जो अब उस टाइम पे अस्किनी किसका नाम था? चेनाब का नाम था। वितस्ता किसका नाम था? झेलम नदी का। और पुरुष ने किसका था? रावी का। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित भारत में शिक्षा क्षेत्र की समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा कोठारी आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो कोठारी आयोग की नियुक्ति की गई थी 1964 में। किसके लिए? शिक्षा के क्षेत्र में समीक्षा करने के लिए। किसने की थी? भारत सरकार ने। किस आयोग की? कोठारी आयोग की स्थापना 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, गलत बताना हमें। तो जो गल्फ स्ट्रीम है ना, उष्ण महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? उष्ण महासागरीय धारा है। ये क्या कौन सा कहता है? पहला स्टेटमेंट कहता है, बिल्कुल सही है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? उष्ण महासागरीय धारा है, गर्म जल धारा है। इसके अलावा उत्तरी अटलांटिक जो ड्रिफ्ट होता है ना, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, वो भी गर्म जो महासागरीय धारा है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो लेब्राडोर धारा होती है वो शीत महासागरीय धारा होती है। लेब्राडोर की ठंडी जल धारा, ये भी सही है। कहाँ पे? फ्लोरिडा के पास में मिलती है। किसमें? उत्तरी अटलांटिक की जो है ठंडी गर्म जल धारा उससे मिलती है, लेब्राडोर के पास। वहीं कैलिफोर्निया की जो धारा होती है, कैलिफोर्निया की ठंडी है, गर्म नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलत दूसरा। कैलिफोर्निया की ठंडी जल धारा है, ना कि गर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 61वें क्वेश्चन की बात करें तो मानचित्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मानचित्र के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है। जैसे हम एनसीईआरटी उठाते हैं 11th क्लास के, तो उसमें एक चैप्टर है स्पेशल मानचित्रों के बारे में, उसको बच्चे पढ़ते ही नहीं है। ये सोच के किससे क्या क्वेश्चन पूछेगा मानचित्रों के बारे में, देखो उससे भी क्वेश्चन बना रखा है इसने। जो स्टार्टिंग का ही चैप्टर है 11th क्लास की, जब एनसीईआरटी उठाते हैं ज्योग्राफी वाली, उसमें तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रखा है? सही स्टेटमेंट चुनना है मानचित्रों के बारे में, कि ऐसे मानचित्र जो क्षेत्र का सही आकार बनाए रखते हैं वो अनुरूप मानचित्र
फॉर्मल मैप कहते हैं। जो किसको, जो क्षेत्रों के सही आकार को बनाए रखते हैं उनको क्या बोलते हैं, अनुरूप मानचित्र बोलते हैं। कौन कह रहा है ये स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे की बात करें तो जैसे मानचित्रों का उपयोग स्थानिक संबंधों को दर्शाने के लिए किया जाता है। जो रीजनल जो रिलेशंस होते हैं स्थानीय संबंधों को, उनको दर्शाने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। मानचित्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मार्ग प्रदर्शित नहीं करते। अब ये देखो कितना नॉर्मल सा स्टेटमेंट है। मानचित्र गूगल मैप पे देखा ही होगा, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मार्ग प्रदर्शित नहीं करते, तो ये बिल्कुल गलत दे रखा है इसने। करते हैं क्योंकि गूगल मैप्स के भरोसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हैं। तो इसको ना सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक के आधार पर भी हम आंसर कर सकते थे, इस चीज का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्रत व्रत की बात करें, ग्रेट सर्कल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से सही नहीं है। गलत स्टेटमेंट बताना है कि किसके बारे में, व्रत व्रत के बारे में, ग्रेट सर्कल के बारे में। तो प्रत्येक व्रत जो व्रत होता है ना, पृथ्वी को समान अक्षांशों में बांटता है। पृथ्वी को क्या करता है, समान अक्षों व्रत जो व्रत, व्रत व्रत का मतलब होता है ना कंप्लीट जो व्रत होता है, चाहे वो पृथ्वी को एक डिवाइड कर दे, जहां से भी वो गुजरेगा ना वो जस्ट पृथ्वी को दो भागों में क्या कर देगा, वो डिवाइड कर देगा। तो ये सही कह रहा है, पृथ्वी को समान अक्षांशों में विभाजित कर देता है, उसके एक साइड में जितने अक्षांश हो दूसरे साइड में उतने। व्रत व्रत। ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल कहते किसको है, पहली बात ये होता है जो ग्रेट सर्कल होता है ना, जो 0 डिग्री अक्षांश होता है उसी को बोलते हैं ग्रेट सर्कल। सबसे बड़ा वर्क जो होता है ना वही होता है। ध्रुवों की तरफ जाएंगे धीरे धीरे वो जो उनके बीच की डिस्टेंस होती है ना वो कम होती जाएगी अक्षांश रेखा होगी। तो व्रत सर्कल पहली बात भूमध्य रेखा के बारे में बात कर रखा है, पहला सही है। ये समान अक्षांशों में बांटता है किसको, पृथ्वी को। प्रत्येक व्रत जो होता है ना, पृथ्वी की परिधि है, पृथ्वी की परिधि एक तरह से पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की परिधि होगी, व्रत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो प्रत्येक व्रत जो है ना भूपृष्ठ के अवस्थानों के बीच दीर्घतम यात्रा मार्गों को चिन्हित करते हैं। तो वृद्धतम व्रत तो होते हैं बड़े व्रत, भूपृष्ठ पर अवस्थानों के बीच में दीर्घतम यात्रा मार्गों को चिन्हित करते हैं। ऐसा जरूरी ना थोड़ी ना है कि सभी स्थानों के बीच में एक लंबी यात्रा मार्ग हो, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाता है। जबकि व्रत व्रत वह वृहत्तम व्रत होता है जिसमें 2 निर्धारित बिंदुओं के माध्यम से पृथ्वी के चारों ओर अंकित किया जा सकता है। पृथ्वी के चारों ओर जिनको अंकित किया जा सकता है, तो डी इसका भी राइट आंसर है और ए भी सही है। गलत बताना है तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट सर्कल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रसामान्य च्युति दर, नॉर्मल लैप्स रेट जिसको बोलते हैं, किशन दर निम्नलिखित में से कौन सा कदम। नॉर्मल लैप्स रेट जो होता है ना, ये ज्योग्राफी का एक सामान्य सा कंसेप्ट है, बेसिक सा कंसेप्ट। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई के साथ जाएंगे ना तो तापमान में कमी होती जाएगी, तो ये नॉर्मल लैप्स रेट होता है। जबकि एक अपोजिट वाला वो भी होता है रिलेशन, जिसको प्रतिलोमन लैप्स रेट बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, पृथ्वी से वायुमंडल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर में क्या होगा, कमी आने लगेगी धीरे धीरे, जो बढ़ने लग जाएगा एकदम से, तो उसको प्रतिलोमन बोलते हैं, उसको प्रतिलोमन बोलते हैं। तो नॉर्मल लैप्स रेट होता है तो तापमान भूमि तल पर उच्चतम होता है और जैसे जब ऊंचाई बढ़ेंगे तो टेम्परेचर घटता जाएगा, तो उसको नॉर्मल, और अगर बढ़ने लग जाए तो उसको प्रतिलोमन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। घग्गर गंगा की है, माही इसकी है, माही चंबल नदी की है, कोसी भी गंगा की है, मानस जो है वो आंसर आ जाएगा ब्रह्मपुत्र की। मानस, सुबनश्री, लोहित, ये सारी उसकी है, ब्रह्मपुत्र की। अब पॉलिटिक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। उच्चतम न्यायालय ने डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य का ऐतिहासिक मामला जो था उसमें राज्यपाल की निम्नलिखित शक्तियों किससे संबंधित है। मतलब ये जो केस हुआ था डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य, ये पहले भी पूछ चुका है क्वेश्चन, हमने पिछले जब डिस्कशन किया था 1 साल के क्वेश्चन में, उसमें डीसी वाधवा केस के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो किससे संबंधित है, अध्यादेशों को पुनर्स्थापित करने से संबंधित है ये जो केस था, डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य। क्योंकि ये जो राज्यपाल थे ना अध्यादेशों का क्या कर रहे थे, दुरुपयोग करने लग गए थे, इसलिए ये जो केस आया था उनके दुरुपयोग को रोकने से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 66वें क्वेश्चन की, ऑपरेशन फ्लड को सामान्यतः किस नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन जो फ्लड है ना, श्वेत क्रांति जो थी वर्गीस कुरियन की, तो उसी को बोलते थे ऑपरेशन फ्लड बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है। तो स्टैंड अप जो स्कीम है ना इंडिया स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है ना, वो महिलाओं, SC ST समुदायों के बीच में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम स्टार्ट की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 68वें क्वेश्चन की बात करने में लिखने से कौन सा भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है पूछ रखा है, ये हमें गौर करना है। तो भारतीय संघवाद की विशेषता
एक तो न्यायालय संविधान एवं सरकार के विभिन्न स्तरों पर शक्तियों का निर्वचन या जिसको बोलते हैं इंटरप्रेट कर सकते हैं। मतलब तीनों में शक्तियों का क्या होता है, न्यायालय संविधान और सरकार के बीच में क्या करता है, शक्तियों का इंटरप्रेट कर सकता है। इंटरप्रेट इसको बोलते हैं, शक्तियों का निर्वचन कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये संघवाद की भारतीय संघवाद की एक विशेषता है। दूसरी, भारतीय सरकार, राज्य सरकार और संघ सरकारों के लिए राजस्व के स्रोत को भी निर्दिष्ट किए गए हैं। 7वीं अनुसूची है ना, वो क्या करती है, जो आर्टिकल 246 हो गया, संघ सरकारों के राज्य सूची और राज्य के लिए राज्य सूची, संघ सरकारों के लिए संघ सूची के विषयों में अलग अलग विषय डिवाइड किए हुए हैं मतलब संविधान ने। ये बिल्कुल सही है। और ये भारतीय संघवाद की एक विशेषता है कि संघ एवं राज्य को शक्तियां दी गई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है संविधान में संघ एवं राज्य शक्तियों का जो विनिर्दिष्ट किया वही है कि संविधान ने किसको, संविधान ने 7वीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची अलग से निर्दिष्ट किया है, संविधान ने किया है। तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ये भी संघवाद की एक विशेषता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो भारतीय संघवाद शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। तो भारतीय जो संघवाद होता है ना, वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। ये जो भारतीय संघवाद है ना, उसकी एक विशेषता नहीं है। तो ये इसकी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, जो कभी कभी इसका एकात्मक रूप भी दर्शा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए, सही स्टेटमेंट हमें बताना है। तो सही स्टेटमेंट कौन सा है ये हमें बताना है। इसमें पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, पहला स्टेटमेंट दे रखा है प्रारंभिक जो मालवा चित्रकला शैली है ना, वो सिराजी शैली से प्रभावित थी। सिराजी शैली उससे, प्रारंभिक मुगल चित्रकला शैली शुरू में बिहजाद शैली का अनुसरण किया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मालवा चित्रकला शैली किसी सिराजी शैली से, और प्रारंभिक जो मुगल चित्रकला शैली वो बिहजाद शैली से क्या करती थी, प्रभावित थी, उनका अनुसरण करते थे। भारत में बिहजाद जो शैली के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे, सैयद जो अली और अब्दुस जो संबंध थे, वो बिहजाद जो शैली है उससे संबंधित थे। अब्दुल समद और सैयद अली जो हुमायूं के काल में, हुमायूं के द्वारा लाए गए थे, और में अकबर के काल में बने हुए थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 70वें क्वेश्चन की, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में हमें सही बताना है। करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये स्कीम एक भारत श्रेष्ठ भारत उस टाइम की होगी जब कभी चर्चा में बनी हुई होगी, तब पूछा होगा। तो जो है ये वर्ष 2014 में घोषणा की, गलत 2014 में घोषणा की नहीं की गई थी, ये चिट्ठी गलत दी हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, वो था वातावरण का निर्माण, ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें राज्यों के बीच में एक दूसरे को बेहतरीन तौर तरीकों से इन अनुभवों को सिखाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले। तो इसका राइट आंसर यही था, एक भारत श्रेष्ठ भारत था। राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन को और जो उनके बीच में जो वातावरण है उसको इस तरीके से, ताकि तौर तरीके में अनुभव सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। मिराज जो 2000 है एक द्वि इंजन लड़ाकू जेट है। क्या है, द्वि इंजन है, दो इसमें इंजन है, और लड़ाकू जेट है कौन, मिराज 2000। और हमें सही बताना है कि इनमें सही कौन से स्टेटमेंट है। देखो ये डिफेंस से फिर से एक क्वेश्चन है, तो इसमें डिफेंस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मिराज 2000 इसमें द्वि इंजन लड़ाकू जेट ये नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। जो HAL तेजस है ना, एक डेल्टा पंखी लड़ाकू जेट है, जैसे डेल्टा के समान पंखों वाला तेजस है ना, किसके द्वारा है, HAL के द्वारा बनाया गया, और डेल्टा पंखी लड़ाकू विमान जेट है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। राफेल एक अतिध्वनिक हाइपरसोनिक लड़ाकू विमान जेट है, नहीं सुपरसोनिक है। तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 71वें क्वेश्चन में केवल बी आंसर हो जाएगा। तो हाल तेजस है ना एक डेल्टा पंखी लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 72वें क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से किस एरोस्पेस कंपनी ने पुनः परियोजन जो रॉकेट फाल्कन जो रॉकेट है 2022 में पहुंचा था। अभी की कंडीशन में देखें तो आपको बड़ा आसान क्वेश्चन लगेगा कि फाल्कन जो रॉकेट है वो किसका है, वो स्पेस एक्स जो एलोन मस्क की कंपनी है ना उसका है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पेस एक्स पे जाएगा फाल्कन 9 रॉकेट। नाभिकीय क्षमता युक्त अतिधावनिक मिसाइल की बात करें, KH-47M2 किंजल की बात कर रखा है, वो किस देश से संबंधित है। KH-47M2 क्या है, अतिधावनिक मिसाइल है, नाभिकीय क्षमता से युक्त है। तो ये किस देश की है, ये रूस की है। KH-47M2 किंजल किसकी है, रसिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मोरियुपोल शहर जिसका उल्लेख पर आए समाचारों में रूस यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में किया गया था। इस साल क्वेश्चन पूछेगा। ईरान USA इजराइल संघर्ष से कौन कौन से स्थान चर्चा में बने हुए हैं। अगर आपको
वन शॉर्ट वीडियो चाहिए प्लेसेस इन न्यूज में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इस पे आपको वन शॉर्ट वीडियो दे सकता हूँ जो भी प्लेसेस इंपॉर्टेंट न्यूज में रहे हैं। तो ये जो था मारियुपोल जो शहर है वो किससे संबंधित है? वो ओजोन सागर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो 2021-22 में भारत ने जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है ना, वो किसके साथ हस्ताक्षरित किया था? वो यूएई के साथ हस्ताक्षरित किया था। और अभी हाल ही की हम बात करें 2025-26 में, वो किस किस के साथ किया था? तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये CACP, FTP, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने हाल ही में किन किन देशों के साथ किया है और किन किन देशों से भी चर्चा भारत की चल रही है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल है? सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल भारत का वो कौन सा है? तो वो है जो असम राइफल्स है ना, वो सबसे पुराना है अर्धसैनिक बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो एजेंसी हाउसेज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? एजेंसी हाउसेज के बारे में क्वेश्चन है, इसमें सही बतानी है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में 19वीं सदी की स्टार्ट में पूर्वार्ध में भारतीय महत्वपूर्ण वाणिज्यिक संगठन थे। कौन से? एजेंसी हाउसेज। 18वीं शताब्दी के अंत में, मतलब 1700 कुछ से और 1800 के स्टार्टिंग में, ये बिल्कुल सही है कि भारतीय महत्वपूर्ण वाणिज्यिक संगठन थे। जबकि प्रबंधन जो एजेंसियों का प्रचालन कलकत्ता तक सीमित रहा है, गलत। तो भारत के कई सारे क्षेत्रों में पहले हुए थे, तो स्टेटमेंट एक केवल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 78वां क्वेश्चन है, तोलका पीएम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? स्टेटमेंट बताना। पहली बात तो तमिल और व्याकरण की बुक थी, पहली बात सही है। पहले इसे 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में रची गई थी, ये भी सही है। संगम साहित्य का ही एक विशिष्ट अंग है तोलकाप्पियम। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है तोलकाप्पियम के बारे में, जबकि पाणिनि के द्वारा रचित नहीं थी। तोलकाप्पियर जो थे इसके रचयिता थे और इसको तमिल व्याकरण या संगम व्याकरण के नाम से भी जानते हैं। और पाणिनि के द्वारा जो रचित रचना थी ना, वो कौन सी थी? वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पाणिनि की रचनाएं कौन सी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न भारत में देशी राज्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? गलत स्टेटमेंट बताना है देशी रियासतों के बारे में, देशी राज्यों के बारे में भारत के। तो पहला जो है, ब्रिटिश सरकार की घोषणा की थी कि भारत राज्य भारत में या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वाधीन बने रहेंगे। मतलब रियासतों के बारे में ये घोषणा माउंटबेटन ने भी की थी कि जो राज्य चाहे तो भारत में जुड़ सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान में जुड़ सकते हैं, और स्वतंत्र रहना चाहे तो स्वतंत्र। तो जो 3 रियासतें थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, उन्होंने स्टार्टिंग में स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था। इसी प्रकार भारत में पाकिस्तान में शामिल होने या फिर स्वाधीन बने रहने का निर्णय देशी राज्यों की जनता पर नहीं बल्कि देशी राज्य के शासकों पर छोड़ा गया। ये बिल्कुल सही है। वहाँ के जो शासक थे, जैसे कश्मीर के जो हरि सिंह थे, इसी प्रकार में हैदराबाद और जूनागढ़ की जो रियासतों के जो शासक थे, उन पर निर्भर किया गया था। मतलब सीधे हेड जो थे रियासतों के, राजा जो थे, उनके हाथों सौंपा गया था कि वो किसी भी देश में शामिल होना चाहते या नहीं चाहते। ये भी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले त्रावणकोर के शासक ने स्वाधीन बने रहने का निर्णय लिया था, ये बिल्कुल सही है। त्रावणकोर के जो शासक थे, ये आपको याद रखना है, स्टेटमेंट में पूछ सकता है। उन्होंने सबसे पहले स्वाधीन रहने का क्या किया था, निर्णय लिया था। तो त्रावणकोर राज्य अंततः जनमत संग्रह के द्वारा त्रावणकोर नहीं, जूनागढ़, जो जूनागढ़ है ना, वो है ना, वो जनमत संग्रह के अधीन भारत में शामिल हुआ था अंततः। और ऑपरेशन पोलो जो चलाया गया था वो हैदराबाद के लिए, मतलब पुलिस ऑपरेशन के द्वारा, और विलय पत्र के द्वारा कश्मीर का विलय किया गया था। तो गलत स्टेटमेंट इसमें डी है, त्रावणकोर नहीं आएगा, जूनागढ़ आएगा। तो आंसर भी क्या हो जाएगा, डी गलत है पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 80वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित पुस्तकों में से हर्षवर्धन के द्वारा रचित की गई पुस्तक कौन सी है? हर्षचरित किसकी थी? हर्षचरित तो बाण भट्ट की थी, ये गलत हो जाएगी। कादम्बरी किसकी थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रत्नावली हर्षवर्धन की ही रचना थी। रत्नावली। प्रियदर्शिका, नागानंद, ये किसकी रचनाएं हैं? हर्षवर्धन की 3 रचनाएं। गीत गोविंद तो उसकी है, जयदेव की है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा रत्नावली। इसके अलावा और भी हर्षवर्धन की जो रचनाएं थी मैंने बताई, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये हर्षवर्धन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो द किंग ऑफ डांस किसका चित्रण है? किंग ऑफ डांस किसका चित्रण है? तो जो किंग ऑफ डांस है ना, वो किसका चित्रण है? जो चोलों का कांस्य नटराज है ना, उसको बोलते हैं द किंग ऑफ डांस का राजा। आना सागर झील निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? आना सागर जो झील है ना, वो स्थित है, जो कर्नाटक राज्य है उसमें स्थित है आना सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड डे। रामसर में जो कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971, उसके परिप्रेक्ष्य में भारत ने हस्ताक्षर कब किए थे रामसर कन्वेंशन में? 1992 में की थी।
और आपको 2026 तक भारत में 100 जो वेटलैंड्स हो चुकी है ना, मैक्सिमम जो 2026 में कौन कौन सी हैं जो वेटलैंड जिनको घोषित किया गया भारत की, तो उनसे संबंधित मैंने एक स्पेशल 5 से 7 मिनट का वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन हो सकता है। क्योंकि भारत में अभी इस साल सेंचुरी कंप्लीट की है और एशिया में सबसे ज्यादा वेटलैंड वाला जो देश है वो बन गया है। तो आप उस वीडियो को जाके देख लेना, मैं लिंक पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फरक्का में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरक्का में गंगा जल को निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझा किया जाता है? जो फरक्का बांध है उससे, तो गंगा जल को किसके साथ साझा किया जाता है? फरक्का बांध में बांग्लादेश के साथ। और ये जो ट्रीटी है ना 2026 में, जो बांग्लादेश और भारत के बीच में गंगा जो जल संधि है, ये वाटर डिवाइडेशन की, तो ये इसकी 2026 में ये सस्पेंड हो चुकी है और इस पर अभी वार्ता होना अभी बाकी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी जो दक्कन के पठार का भाग है? दक्कन के पठार का भाग अरावली पहाड़ी नहीं है, अरावली अलग पहाड़ियां हैं, सब दक्कन के पठार से अलग। और जो शिवालिक पहाड़ियां हो गई वो हिमालय का भाग है। और कार्बी एंगलोंग जो पहाड़ है वो पूर्वोत्तर भारत में है। वो दक्कन के पठार का भाग जो है वो राजमहल गैप के द्वारा ही अलग होती है, और दक्कन के पठार का भाग जो नागा पहाड़ी हो गई, कार्बी एंगलोंग है। तो इसका राइट आंसर यही है, क्योंकि जो विंध्य पहाड़ियाँ होती हैं वो भी स्वतंत्र पहाड़ियाँ होती हैं, जैसे अरावली है, स्वतंत्र जो सतपुड़ा है। तो जो राजमहल, गारो खासी जिसको गैप भी बोलते हैं, उसके बाद में जो गारो खासी जैंतियम की रेंगमा जो है ना, वो किसकी? कार्बी एंगलोंग की ही भाग है, उसकी दक्कन के पठार की ही भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस में 50% से अधिक क्षेत्र में झूम कृषि के अंतर्गत शामिल होता है? तो किस राज्य में, मतलब झूम कृषि है ना, 50% से ज्यादा जो कृषि की जाती है झूम कृषि के रूप में की जाती है, तो जो राज्य है मिजोरम है ना, उसमें की जाती है, 50% से अधिक झूम कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र की मुख्य भाषा जिसको दिवेही बोलते हैं? तो दिवेही किस जो यूटी की भाषा है ये हमें बताना है। तो जो दिवेही जो है वो किसकी? लक्षद्वीप की क्या है? मुख्य भाषा है, मुख्य भाषा लक्षद्वीप की है दिवेही, किस संघ राज्य क्षेत्र की? ठीक है, लक्षद्वीप की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विधि का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा से है? विधि का स्रोत कौन से है ये पूछ रखा है। पहला है भारत का संविधान। कानून कहाँ कहाँ से मिलता है? तो कानून का स्रोत क्या क्या है भारत में? तो वो है संविधान से भी कानून। विधि कहाँ से मिल रही है? भारत को अधिकार मिल रखे हैं बहुत सारे अधिनियम कानून संविधान पर डिपेंडेंट। संविधान जो संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं वो ठीक है। कुछ परंपरागत रूप से भी चलते आ रहे हैं, और निर्णयजनक विधि जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के माध्यम से भी, इन सभी से भारतीय विधि के स्रोत हैं। कानून यहाँ से निकल के आ जाते हैं नए नए, तो सारे के सारे इसके सही आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य है? कार्य पूछ रखा है मंत्रिमंडल सचिवालय की। तो पहला है अंतर मंत्रालय कोऑर्डिनेशन बिठाना, सही है। मंत्रिमंडल सचिवालय का काम होता है कि जो मंत्रिमंडल की जो अंतर मंत्रिमंडलीय, मतलब जो मंत्रिमंडलीय समितियां हैं ना, उनके बीच में क्या है? कोऑर्डिनेशन बिठाना इनका मुख्य काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है देश के किसी बड़े संकट के समय उसका प्रबंधन करना किसका? मंत्रिमंडलीय सचिवालय का मैनेजमेंट करना। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों जनरल स्टेटमेंट दिख रखे हैं, लग रहे हैं तो ये सही है। ऐसे हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं जिनमें सामान्य स्टेटमेंट लगते हैं, बिल्कुल ना कोई वेग ना कोई सामान्य, और मैक्सिमम का आंसर भी सी लगता है हमें। सार्वजनिक उपक्रम समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? जो PSUs है ना, उनके उनके जो लेखा जोखा के लिए, उन पर ध्यान रखने के लिए जो समितियां बनाई जाती है, सार्वजनिक उपक्रम समितियां, उनके बारे में हमें सही स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो भारत समिति में लोकसभा की तुलना में राज्यसभा में अधिक सदस्य होते हैं, नहीं, गलत। लोकसभा के सदस्य अधिक होते हैं, 15 और 7। और समिति में सभापति जो चेयरपर्सन रहते हैं उनकी नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। तो इस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं ना, सभापति जो होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक कथन इसमें सही नहीं है, वो हमें बताना है। मंत्रिपरिषद के एक मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। किसी एक मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। केवल प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है, पहली बात तो। दूसरा, केवल प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं, मंत्रिपरिषद के खिलाफ ही आएगा, पूरा आएगा तब अविश्वास प्रस्ताव। तीसरा, जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है ना, तो क्या होता है? सरकार तक गिर जाती है।
पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, गलत है। निंदा प्रस्ताव है स्पेशल किसी विशिष्ट मंत्री के लिए भी, एक मंत्री के लिए भी लाया जा सकता है, और क्या नाम है, पूरी जो है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी लाया जा सकता है। तो ये गलत हो जाएगा और आंसर भी हमारा सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत नहीं है वो पूछा है। मंत्रियों के समूह के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 92वें क्वेश्चन की, अटल नवीकरणीय शहरी परिवर्तन जो मिशन है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में AMRUT, के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा महत्व वाला क्षेत्र नहीं है? तो अटल नवीकरणीय शहरी परिवर्तन मिशन में महत्व वाला क्षेत्र कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। तो जो मोटरीकृत शहरी परिवहन पावर क्षमता है ना, वो इस मिशन के तहत नहीं आता। इसके अलावा जल की आपूर्ति, बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल निकासी, हरित स्थानीय उद्यान, इसके तहत आते हैं अटल नवीकरणीय शहरी परिवर्तन मिशन के तहत। आजकल जो अति प्रमोच नॉन, जिसको फंजिबल टोकन्स बोलते हैं, नॉन फंजिबल जो टोकन्स है ना, उनकी चर्चा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में की जाती है? तो ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हो गए। अब हम जो पढ़ रहे हैं नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में है। तो नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होता है? एक प्रकार के जो ब्लॉक चेन होता है ना, उसी पर जो डिजिटल आस्तियां होती है, एसेट्स, मतलब आपकी कोई संपत्तियां हो गई, उनको आप टोकन्स में बदल दो। आप डिजिटल जो ब्लॉक चेन है, जैसे बिटकॉइन वगैरह है, इस तरीके से किसी संपत्ति में आप क्रिएट कर दो डिजिटल रूप में, चाहे वो आपकी संपत्ति कोई भूमि हो या कोई भी आपकी फिजिकल या कैसी भी संपत्ति हो, तो वही क्या होती है, वो नॉन फंजिबल टोकन्स के रूप में हो जाती है। मतलब जिनको आप बहुत ही, जैसे नोट को आप एक से दूसरे जगह पे जिस तरीके से उनका क्या कर सकते हैं, विनिमय कर सकते हो, उस तरीके से इनका नहीं कर सकते। इनके लिए केवल डिजिटल माध्यम की आवश्यकता होगी। 94वें क्वेश्चन की बात करें तो कभी कभी समाचारों में उल्लेखित सैजिटेरियस ए क्या है? सैजिटेरियस ए, ये क्वेश्चन है ना जो CSE एग्जाम है ना, उसमें भी पूछा हुआ है। तो सैजिटेरियस ए के बारे में पूछा है कि सैजिटेरियस ए क्या है? हमारी आकाश गंगाओं में विद्यमान अति विशाल ब्लैक होल है ना, उसका नाम है सैजिटेरियस। जो हमारी आकाश गंगा है ना, गैलेक्सी, जिसको मिल्की वे बोलते हैं, भारत जो हमारी जो आकाश गंगा है मिल्की वे, धूमकेतु गंगा, उसमें पाया गया ये जो सैजिटेरियस ये क्या है, एक ब्लैक होल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रक्रिया जो दल है ना, जिसको CERTN के द्वारा जारी किए गए नवीनतम दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CERTN जिसको बोलते हैं भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, इसने कुछ गाइडेंस जारी किए थे। ये तब की बात है, 2022 का पेपर है, तो 21 के लगभग की 22 की बात है। तो उनके बारे में भी सही स्टेटमेंट हमें बताने हैं कि सही कौन से हैं। तो डेटा संग्रहण एवं सेवा प्रदाता साइबर सुरक्षा उल्लंघनों की घटनाओं में 24 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करें। अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करना जरूरी नहीं है, और 24 घंटे के अंदर एक टाइम बाउंडेशन दे रखा है, ये गलत स्टेटमेंट है। फरोख्त से वर्चुअल निजी नेटवर्क प्रदाता की बात करें तो प्रयोक्ता डेटा को कम से कम 5 वर्ष तक सुरक्षित रखेंगे। आवश्यकता पड़ने पर प्राधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा जो पहला है वो गलत है, दूसरा सही है। जनसंचार माध्यमों में प्राय चर्चा में आने वाला जो सामान्य किंतु विभेदित उत्तरदायित्व, जिसको बोलते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटिव जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया ना, उसका सिद्धांत किससे संबंधित है, जिसको CBDR बोलते हैं शॉर्ट में, वो किससे संबंधित है? ये इम्पोर्टेंट जो है सिद्धांत है। तो ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो किसमें किसके संबंधित है, ये काफी बार CSE वाले एग्जाम में कई बार पूछता है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड जो रेस्पॉन्सिबिलिटी से क्वेश्चन आता है, तो ये है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए अलग अलग देशों के लिए अपने अपनी क्षमता के अनुसार अपने अपने टारगेट डिसाइड करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समाचारों में बार बार उल्लेख होने वाला बैड बैंक क्या है? बैड बैंक किससे संबंधित होता है? बैड बैंक क्या है जो बार बार समाचारों में रहता है? तो ये इकोनॉमिक्स में एक टर्म है। बैड बैंक किसको बोलते हैं? बैड बैंक बोलते हैं कि जो आस्ती जो ARC कंपनी होती है ना, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसको हिंदी में देखो आस्ती पुनर्निर्माण कंपनी लिख रखा है। जो NPA, अगर किसी का NPA नहीं आ रहा है, किसी भी कोई लोन है जिसका NPA बनता जा रहा है, तो उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए ARC कंपनियों का गठन किया जाता है। मान्यता कौन देता है? RBI देती है मान्यता। तो उसी प्रकार अगर वो सरकारी हो जाएगा, सरकारी जो ARC, उसको बैड बैंक के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ARC, आस्ती पुनर्निर्माण जो संपत्ति होती है। और 98वां क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला की विशेषता थी? 19वीं शताब्दी की बात कर रखा है कि उस टाइम पे चित्रकला की विशेषता कौन सी थी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो D हो जाएगा। अभिजात कला एवं लोकप्रिय कला के बीच का विभेद व्यापक होने लग गया था धीरे धीरे। मतलब कि वो असमानता बढ़ने लग गई थी ना, अभिजात तक, और एक दो लोकप्रिय रूप से जो सामान्य रूप से प्रचलित कला थी उनके बीच में जो गहराई थी, जो डिफरेंस था,
वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग गया था धीरे धीरे। पूर्व अभिमुखी या दृष्टि कार्य नीति की बात करें तो लुक एक्ट एंड ईस्ट पॉलिसी के भाग के रूप में भारत में उत्तर पूर्व राज्यों में निम्नलिखित राजधानियों में से किसको रेल मार्ग के द्वारा बांग्लादेश से जोड़ने का प्रस्ताव है। तो ये करंट का क्वेश्चन है। लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत में किसको जोड़ना है बांग्लादेश के साथ, किसके साथ, रेल मार्ग के साथ। ये जो प्रोजेक्ट चलाया गया था वो अगरतला जो है, अगरतला से चलाया गया था, किसको जोड़ने के लिए, बांग्लादेश को जोड़ने के लिए। 100वें क्वेश्चन की बात करें तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जिला न्यायाधीशों के बारे में हमें सही स्टेटमेंट बताना है। उनकी नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा की जाती है, नहीं, राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। उनकी नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पर भारतीय, गलत, वही अभी बताया, राष्ट्रपति राज्यपाल करता है। उनकी नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा किसके परामर्श पर, जो संबंधित जो रिलेटेड हाई कोर्ट है उसकी सलाह पर। ये बिल्कुल सही है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा नहीं की जाती। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। 101वें क्वेश्चन की अगर बात करें, भारत के निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को सावधानी पूर्वक विचार करके सही बताना है। सही कौन कौन से हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट बोल रखा है वो क्या बोल रखा है, भारतीय प्रेस अधिनियम 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध करने में विफल रहा था। भारतीय प्रेस एक्ट 1878 के वर्नाकुलर, गलत, इसका विरोध किया गया था और बाद में इसको समाप्त भी कर दिया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। और 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वायसराय लिटन के द्वारा अपने ही विधिक सदस्यों के परामर्श पर के विरुद्ध पूरा स्थापित किया गया था, लो मेंबर। ये बिल्कुल सही है, मैंने बताया। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। 102वां क्वेश्चन की बात करें तो वर्ष और ऐतिहासिक घटनाओं के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गलत, हमें बताना है। तो पहला जो दे रखा है वो दे रखा है 1878 में दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, ये गलत है। 1878 में नहीं हुआ था दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध, कब हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसके अलावा 1885 में इल्बर्ट बिल विवाद सही है। 1785 में फोक्स का जो इंडिया बिल आया था वो भी सही है, सही सम्मिलित है। तो 1898 में लॉर्ड कर्जन का जब वायसराय बने थे उनकी जो अवधि थी वो 1898 में थी। तो नीचे के तीनों स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। जो दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था वो कब हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्यों का समूह भूबद्ध लैंड लॉक्ड है, उनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, मतलब किसी प्रकार की किसी जो विदेशों के साथ में सीमाएं नहीं साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं इन सभी में से, तो वो हमें बताने हैं इन ऑप्शंस में से। तो जो है छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जो स्टेट है ना वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब किसी भी देश के साथ इनकी, किसी दूसरे देश के साथ इनकी सीमा क्या होती है, साझा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मतलब कि एक तो देश के साथ तो साझा कर ही रहे, नहीं कर रहे। दूसरा लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब होता है जो किसी भी मतलब चारों तरफ से जल किसी समुद्र से या महासागर से घिरा हुआ नहीं हो। तो यहाँ पे देखो ना आंध्र प्रदेश भी बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ है। यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में देखें तो इसमें जो है जो हिमाचल प्रदेश है वो लगा हुआ है किससे, वो भी चीन के साथ बॉर्डर लगाता है। तो एक तो देखो किसी अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ सीमा नहीं लगाना चाहिए और एक जल से भी घिरा हुआ नहीं होना चाहिए तीसरा, वही हिमाचल प्रदेश इसमें भी है। जबकि ये छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये है ना, इनकी सीमा किसी भी विदेश के साथ नहीं लगती और ये सारे लैंड लॉक्ड कंट्री भी है, मतलब किसी भी समुद्र से डायरेक्ट कनेक्ट भी नहीं होते। निम्नलिखित दर्रों में से पश्चिम से पूर्व की दिशा में, मतलब कि वेस्ट टू ईस्ट में हमें इनको व्यवस्थित करना है। बारालाचा दर्रा कहाँ पे है, बारालाचा हिमाचल प्रदेश में, और बारालाचा हो गया, रोहतांग दर्रा हो गया। इसके अलावा शिपिकला दर्रा कहाँ पे है, सिक्किम में हो गया। और जेलेपला जो है ये भी सिक्किम में ही है। और बोमडिला जो है, बोमडिला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो शिपिकला पहले आता है फिर बोमडिला आता है, ये पूर्व की साइड में आ जाता है। तो इसका जो क्रम हो जाएगा सही दे रखा है एकदम, यही क्रम हो जाएगा 1 2 3 4 104, ये आंसर हो जाएगा ए। 105वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है। जेट धाराएं जिनको स्ट्रीम बोलते हैं, सही स्टेटमेंट बताना। उच्च तुंगता वाली पूर्व हवाएं होती हैं। जेट धाराएं क्या होते हैं, उच्च तुंगता वाली पूर्व हवाएं होती हैं। हाई एल्टीट्यूड पर पूर्व हवा नहीं होती, पछुआ होती है, पश्चिमी पछुआ हवाएं होती हैं। तो ये गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आप बिना सोचे समझे सी बी आंसर कर दोगे कि एल नीनो क्या है, गर्म महासागरीय धारा और एल नीनो की घटना पेरू के तट पर घटित होती है। जब पेरू के तट पर सामान्य गर्म की जगह पे क्या हो जाए, ठंडे की जगह पे क्या हो जाए, गर्म जल धारा का क्या हो जाए, विकास हो जाए। 106वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो
एक साइड में दे रखा है मैदानी का प्रकार कौन सा है, दूसरी उसकी विशेषता क्या है, और हमें क्या करना है, इसको सम्मिलित करना है। तो भाबर की विशेषता क्या होगी, भाबर की विशेषता होगी लगभग बजरी और बजरी वगैरह। इसके अलावा बांगर की विशेषता की बात करें तो बांगर की विशेषता हो जाएंगी, बांगर की कंकड़ होंगी, मिट्टी कंकड़ होंगी, बांगर भाबर। और खादर की बात करें तो खादर में क्या आ जाएगा, गाद वगैरह। डेल्टा क्षेत्र में दलदल आ जाएगा, तो इसका आंसर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी क्या नहीं कर सकती। एनबीआई जो एनबीएफसी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज है ना, तो उनके कार्य हैं ऋण देना, बैंक से उधार लेना, और मांग जमाई जिसको डिमांड डिपॉजिट लेना, और चेक जारी करना। ये इनका काम नहीं होता, निवेश करना काम होता है। जहाँ जो जमाएं स्वीकार नहीं कर सकती, तो 2026 का जो क्वेश्चन था ना सीएससी का, उसी में पूछा गया था एनबीएफसी के बारे में कि वो क्या नहीं कर सकती, वो मांग जमाएं स्वीकार नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चेक भी जारी नहीं कर सकती। स्वर्ण सिंह समिति की बात करें, देखो फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है स्वर्ण सिंह समिति। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, फंडामेंटल ड्यूटी से कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, लगभग 16 से 22 तक हमने ऐसे 4 से 5 बार कंप्लीट फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति के बारे में 3 से 4 बार पढ़ लिया होगा हमने। तो 108वें क्वेश्चन में फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है स्वर्ण सिंह संबंधी समिति। और इसने क्या किया था, तो जो 10 मूल कर्तव्य है वो जोड़ने, 8 इन्होंने 8 की सिफारिश की थी, जोड़े 10 गए थे बाद में 42 संविधान संशोधन के बाद। 190 क्वेश्चन की बात करें तो विनिवेश से प्राप्त राशि को निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल किया जाता है। जो विनिवेश होता है ना, किस में जाता है, सरकार के किस खाते में जाता है, तो पूंजीगत जो है प्राप्तियों में जाता है। मतलब कि सरकार की क्या है, देनदारियों को कम करती है या परिसंपत्तियों को कम करती है, सरकार की परिसंपत्तियों को कम करती है। तो 190 क्वेश्चन में सी आंसर आ जाए। पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित होता है कि या तो देनदारियों को क्या करे, तो या तो सब सरकार की परिसंपत्तियों को कम करे या सरकार पर देनदारी सर्जित करे, तो उसको बोलते हैं पूंजीगत प्राप्ति। जबकि राजस्व प्राप्ति क्या होती है, जो सरकार पर क्या करे, देनदारियां सर्जित नहीं करे और सरकार की जो है परिसंपत्तियों को कम भी ना करे, तो उनको बोलते हैं राजस्व की प्राप्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जीएसटी के बारे में पूछ रखा है। जीएसटी क्या है, जीएसटी क्या है, गंतव्य आधारित कर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 110 में, जो डेस्टिनेशन बेस है, जो खरीदता है वस्तु वो इसको पे करता है। करंट का क्वेश्चन हो गया। मैं बजट और इको सर्वे आपको स्पेशल पढ़ाऊंगा अभी 25 जो 26-27 वाला है, एक क्विक समरी पढ़ेंगे उसकी हम। राजकोषीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9% की कमी है, दूसरी तिमाही में 7.5% की कमी हुई। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 इको सर्वे से क्वेश्चन है, 2020-21 में किसमें पुनर्प्राप्त रिकवरी करना बेहतर समझा गया। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो इस तरह की जो रिकवरी की जाती है ना तिमाही बेस पर, जीडीपी में जो कमी आ रही है, इसकी जो रिकवरी की जाती है ना, वो की जाती है वी शेप। इसको जो रिकवरी की जाती है इसको वी शेप रिकवरी बोलते हैं। एक बार कम, फिर उसको एक बार तो डाउन हो चली जाएगी, फिर ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 112 क्वेश्चन है, एसडीजी सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स में प्राप्तांक स्कोरिंग के आधार पर नीति आयोग आता है। पहली बात, ये पिछले ही साल जो हुआ था, किस राज्य ने टॉप किया था, ये पूछा था। जो इंडिया इंडेक्स वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग के। मैंने आपको बताया भी था कि आपको याद रखना है। तो इससे फिर बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे गए। नीति आयोग ने विभिन्न राज्यों की कतिपय श्रेणियों को वर्गीकृत किया है निम्नलिखित में कौन सा उनमें से एक श्रेणी नहीं है। उसमें पहले पूछा था कि कौन सा टॉप किया था, और इसमें पूछ रखा है कि कौन सी वो श्रेणी नहीं है, मतलब कि जो जिन आधारों पर ये इंडेक्स निकाला जाता है वो श्रेणी नहीं है। तो एस्पायरेंट जो है आकांक्षी भी है, परफॉर्मर भी है, अचीवर भी है, लेकिन फास्ट रनर है ना, इस प्रकार की कोई श्रेणी नीति आयोग ने इसमें नहीं बनाई है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 113वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसी संगीत की ध्रुपद शैली में प्रवर्तन और उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। देखो उसको ध्रुपद शैली की प्रवर्तक तो किसको माना जाता है, ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर को, और इन्होंने इसको ज्यादा लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी नहीं को दिया जाता है। वहीं जो तानसेन है ना, तो उन्होंने जो है जो किस शैली को मतलब लोकप्रिय बनाया था, तो उसको बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। इनमें से कौन विभाजन के बारे में प्रसिद्ध आख्यान दी अदर साइड ऑफ साइलेंस का लेखक कौन है। जब 1905 में विभाजन हुआ था तो उसमें एक लेख लिखा गया था दी अदर साइड ऑफ साइलेंस। इसके लेखक कौन है ये हमें पूछा है। तो जो इसके लेखक जो है ना, उर्वशी बुटालिया जो है ना, वो इसकी लेखक थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मुंबई के लिए रेलवे संपर्क जिसको लिंक बोलते हैं चालू होने के उपरांत निम्नलिखित गंगा तटवर्ती शहरों में से किसका महत्व कम हो गया था। जैसे ही जो मुंबई टू ठाणे चली थी ना 1853 में जो रेलवे का विकास हुआ, उसके बाद में किस तटवर्ती जो शहर था गंगा का, उसका विकास धीरे धीरे कम होने लग गया था। ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो जो मिर्जापुर है ना, वो पहले महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका महत्व धीरे धीरे क्या होने लग गया था, कम होने लग गया था। कब? जब रेलवे लिंक स्टार्ट हो गई थी। अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 वाली जनगणना अब 2026-27 में की जा रही है। पहली बार भारत में अखिल भारतीय जो जनगणना की गई थी, वो की गई थी कब? 1872 में पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर जनगणना करने का प्रयास किया गया था। 170वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारत में जो समुद्री पतन पोर्ट्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही पूछा है पोर्ट्स के बारे में, कि पोर्ट्स के बारे में सही का स्टेटमेंट कौन कौन से? तो 4 बड़े और 25 छोटे समुद्री पतन। भारत में 12 बड़े पतन है। पहला गलत है, पहला अगर गलत हो जाता है ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है। पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ, इसको बोलते हैं जहाजरानी बोलते हैं, प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन बड़े पतन शामिल है। सही है। पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करते हैं बड़े पतन। ठीक है, ये सही है। संबंधित राज्य दूसरा सही हो जाएगा, तो इसका आंसर डी आने वाला है बिना सोचे समझे। संबंधित राज्य समुद्री बोर्ड या राज्य सरकारों की अधिकारिता के अधीन छोटे पतन शामिल किए जाते हैं। 2025 का क्वेश्चन पूछा गया था CSE में, सेम टू सेम एक स्टेटमेंट ये डाला गया था कि जो छोटे पतन है ना, उन पर किसका अधिकार होता है, जो प्रशासनिक नियंत्रण होता है वो किसका होता है, राज्य सरकार का होता है या नहीं होता। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। 118वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो कौन सा किससे मिला हुआ? क्षेत्रीय ब्लॉक दे रखा है और मुख्यालय दे रखा है, तो हमें मिलाना है। तो आसियान जो है ना, उसका जो मुख्यालय कहाँ पे? जकार्ता में है। ये बिल्कुल ए में 4 आ जाएगा। दूसरा CIS जो है, उसका जो मुख्यालय है वो है मिश्क में। EU है, यूरोपीय यूनियन का है कहाँ पे? यूरोपीय यूनियन जो है उसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में, और ओपेक का वियना में है। ओपेक जो कंट्रीज है ना, ओपेक प्लस ओपेक, इनका मुख्यालय वियना में है। यूरोपीय यूनियन का ब्रुसेल्स में। CSE जो CIS है उसका मिस्क में, और एशियन का जकार्ता में। तो अगर आपको ना एक 2025 और 26 में जो भी इस तरीके से जो क्षेत्रीय ब्लॉक या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन महत्वपूर्ण है, वो जिन में कोई जो नई अपडेट हुई, कहाँ पे इनकी बैठक वगैरह हुई है, इनके बारे में अगर आपको स्पेशल वन शॉट वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा आपके एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विशेष प्रकार की मृदा प्रभाव वाली भू आकृतिक प्रक्रिया मृदा सर्पण कहाँ देखी जाती है? मृदा में जो सर्पण भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती है, इस प्रकार की मृदा कहाँ पर देखी जाती है? तो स्थायी तुषार भूमि क्षेत्र होते हैं, जहाँ स्थायी रूप से जो पाला पड़ता है, तो उस क्षेत्र में क्या होता है? स्थायी तुषार भूमि क्षेत्र देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 120वें क्वेश्चन में निम्नलिखित से कौन सी भूवैज्ञानिक काल अवधि मर्सुपियल्स के प्रभाव या प्रादुर्भाव से संबंधित है? तो मर्सुपियल्स जो होते हैं उनके प्रादुर्भाव से संबंधित है, तो वो कालक्रम की बात कर रखा है। तो NCERT से क्वेश्चन उठाया गया है, ये डायरेक्ट जो 11th क्लास के NCERT में सेपरेट चैप्टर दिया हुआ है। तो निम्न क्रिटेशियस जो लो क्रिटेशियस है ना, उसमें मर्सुपियलों का जो प्रथम प्रादुर्भाव है उसकी घटना का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 121वें क्वेश्चन की बात करें तो सीमा सुरक्षा संगठन जिसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? सही कथन हमें बताना है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का संबंध रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में रखरखाव से। सही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को उच्च तुंगता अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फ उठाने का कार्य करता है, मतलब हाई एल्टीट्यूड में जो बर्फ उठाने का काम भी करता है। ये दूसरा सड़कों का निर्माण भी करता है। ये इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट दीपक, इस प्रकार से बहुत सारे प्रोजेक्ट है। इनके तहत वो भारत के अलग अलग बॉर्डर वाले राज्यों के अलावा विदेशों में भी, जैसे नियरेस्ट जो देश है जैसे भूटान, नेपाल, इनमें भी क्या करता है, अफगानिस्तान, इनमें भी ये क्या है, BRO सड़क निर्माण का काम करता है। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का सदस्य नहीं है? बिना किसी सोचे समझे 2026 का जो पेपर है ना, जिसको आप बता रहे, जिसको लोग बता रहे हैं, टीचर्स बता रहे हैं कि ये अनसर्टेन है और बेतुका पेपर है, उसमें नाटो का कौन सा देश शामिल नहीं है। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था ये क्वेश्चन, जो कि 2022 में भी पूछा गया है, इसमें CAPF में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है बेलारूस है ना, एक न्यूट्रल कंट्री है, वो किसी भी संगठन का सदस्य नहीं है। जबकि तो हंगरी, पोलैंड और तुर्की है, तो वो क्या है, संगठन का नाटो के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये हो सकता है कि 2026, मुझे ये एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि हो सकता है कि 2022 से
तो 2022 में पूछा गया, 2026 तक बेलारूस भी इस संगठन में शामिल हो गया हो। तो आप इसको अपडेट कर लेना, एक बार देख लेना। 123वें क्वेश्चन की बात करने में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही स्टेटमेंट बताना है। 15वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2022 में वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था, क्योंकि कोरोना के उस टाइम पे कोरोना चल रहा था, वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था आसियान समिट भारत के द्वारा। सही है। ईयू के द्वारा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक क्षेत्रीय व्यापार भागीदार, यूरोपीय यूनियन भारत का सबसे बड़ा क्या है? क्षेत्रीय व्यापार भागीदार। ये भी सही है, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो 2022 का है, उसकी बात करें तो राष्ट्रीय जो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? तो जो एनएचआरसी है ना, उसके जो सदस्य हैं और जो अध्यक्ष है, उसके जो अध्यक्ष एवं सदस्य की पदावधि होती है 5 वर्ष, या फिर होगी कितनी, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। मतलब कि या तो 3 साल तो मिनिमम रहने ही वाली है। अगर उनकी एज 70 नहीं है, अगर वो 64-65 के हैं तो 3 साल रहेंगे। अगर वो मान लीजिए 68 की एज में सदस्य या अध्यक्ष बनते हैं तो वो 70 की एज होते ही हट जाएंगे, चाहे उनका कार्यकाल 1 साल का ही पूरा हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष या 70 की आयु। लास्ट क्वेश्चन जो है 2022 के डिस्कशन का, निम्नलिखित राष्ट्र समूह में से कौन सा बिम्स्टेक पहल का सदस्य नहीं है? इस तरीके के क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की एक महत्वपूर्ण थीम के रूप में बार बार पूछे जाते हैं। कोई सा भी सीएससी एग्जाम उठा लो आप, इस तरह के संगठन हो गए, उनके कौन कौन से सदस्य, कौन सा नया ऐड हुआ है, तो इन पर मैंने पूछा अभी भी कि अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। 125वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बिम्स्टेक जो है ना, उसके सदस्यों के बारे में पूछा है। तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार इसके जो कंट्री है ना, ये 7 देश हैं, ये इसके सदस्य किसके? बिम्स्टेक के। ये एक रीजनल क्षेत्र है जो बे ऑफ बंगाल में है, और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग देशों को अलग अलग काम दिए गए हैं। क्योंकि जो पर्यटन में भारत को पर्यटन ये स्टेटमेंट दिया गया था 2025 वाले पेपर में दिया गया था कि बिम्स्टेक में जो भारत को जो क्षेत्र दिया गया पर्यटन का दिया गया, गलत है, ये गलत स्टेटमेंट था। सीएससी में दिया गया था, सही स्टेटमेंट था सिक्योरिटी का काम दिया गया था, पर्यटन दिया गया था शायद श्रीलंका को या मालदीव को। इस तरीके से ना डीप जाके सीएससी में पूछता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार हो गए। तो ये हमारा ओवरऑल डिस्कशन था 2022 के पेपर का। उम्मीद है मैंने अपना 100% देने की कोशिश की, आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी प्रकार हम 2023, 24, 25 का भी जल्दी से खत्म कर लेंगे। तो ये आपकी जो एग्जाम है ना, उसमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला रोल जो है ना, वो निभाने वाला है। 2026 से नहीं, अगर आप कोई सा भी कभी भी किसी भी वर्ष आप 2027, 28 जब भी अगर आप सीएपीएफ का एग्जाम दे रहे होंगे ना, तो आपको ये क्वेश्चंस, अगर आप पीवाईक्यूज अगर आप ये डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो ये हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट उतने ही बने रहेंगे जितने आज हैं, क्योंकि हमें थीम का पता चलता है और क्वेश्चन रिपीटेशन का। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आपको वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी के लिए धन्यवाद।